आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा आज का दूसरा लेक्चर है, दूसरा टॉपिक है, वो है थ्योरेटिकल पैराडाइम। अगर हम थ्योरेटिकल पैराडाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थ्योरी बेसिकली क्या है। थ्योरी की डेफिनेशन ये है कि हाउ एंड वाई फैक्ट्स आर रिलेटेड। अब वो फैक्ट्स सोसाइटी के अंदर कुछ भी हो सकते हैं। वो फैक्ट्स ये हो सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है। वो फैक्ट ये भी हो सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है। वो फैक्ट ये भी हो सकते हैं कि जो हमारी यूथ है वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल या उसकी तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों होती जा रही है। वो फैक्ट्स ये भी हो सकते हैं कि आपका हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्ट्स हो सकते हैं और थ्योरी में हम इन चीज़ों को को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हाउ एंड वाई सम फैक्ट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर। अब हम पैराडाइम की जब बात करते हैं, पैराडाइम इज़ अ रियल इमेज ऑफ द सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में इन रियलिटी जो कुछ हो रहा है वो पैराडाइम है, या जिस चीज़ को हम साइंटिफिकली थ्योरी से प्रूव करते हैं और जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं वो रियल इमेज ऑफ द सोसाइटी हो सकते हैं। तो ये है पैराडाइम। थ्योरेटिकल पैराडाइम की यही डेफिनेशन है। अगर हम बात आगे करते हैं, पैराडाइम और पर्सपेक्टिव दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला पर्सपेक्टिव है वो है द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम या द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम ये है जिस तरह उसके नेम से है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन, कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर एजुकेशन का हो सकता है, वो स्ट्रक्चर इकोनॉमी का हो सकता है, वो स्ट्रक्चर रिलीजन का हो सकता है, वो स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स का हो सकता है। तो हमारी सोसाइटी में जितने भी एक नॉन स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक फंक्शन भी है। अगर वो सोसाइटी अपने स्ट्रक्चर और अपने फंक्शन के मुताबिक प्रॉपर परफॉर्म करती है तो वो स्ट्रक्चर उस सोसाइटी में सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर वो स्ट्रक्चर आपस में कोरिलेट होंगे, अगर वो स्ट्रक्चर आपस में प्रॉपर परफॉर्म करेंगे तो हमारी सोसाइटी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर सकती है, तभी हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस आ सकती है। इसके हवाले से कुछ थिंकर्स भी हैं जिन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम के बारे में बात भी की है। तो सबसे पहले जो हमारे पास थिंकर हैं या स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम के पर्सपेक्टिव के जो फिलासफर हैं वो हैं जी हमारे पास रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन ये कहते हैं कि हमारी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके कुछ मैनिफेस्ट फंक्शंस हैं, कुछ लेटेंट फंक्शंस हैं। मैनिफेस्ट फंक्शंस वो हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं और लेटेंट फंक्शंस वो हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते। इसकी एग्जांपल भी है। इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम हमें एक तरफ तो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, मैनिफेस्ट फंक्शन उसका है जो हमें बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोगों को, बच्चों को वो एजुकेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके लेटेंट फंक्शन है वो ये है कि वो मैरिज ब्यूरो के तौर पे भी काम कर रहा है। वहाँ पे जितने वो स्टूडेंट्स आते हैं वो उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इन फ्यूचर वो शादी कर लेते हैं। तो रॉबर्ट के मर्टन ये कहते हैं कि हर स्ट्रक्चर के जो फंक्शन है वो मैनिफेस्ट भी हो सकते हैं और वो लेटेंट भी हो सकते हैं। दोनों फंक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं। दूसरा, वो रॉबर्ट के मर्टन एक और बात भी सबसे अहम बात करते हैं सोशल डिसफंक्शन की। वो ये कहते हैं कि हर जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूरी नहीं सोसाइटी के हर इंडिविजुअल को वही अपॉर्चुनिटीज़, वही रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हो जो वो सबको कर रहा है। इसलिए सोसाइटी में कहीं ना कहीं सोशल डिसफंक्शनिंग आ जाती है। एजुकेशनल का सिस्टम जहाँ पे एलीट क्लास के लिए या हायर क्लास के लिए उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि मिडिल या लोअर इनकम की जो क्लास है उनके लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड ना कर रहा हो, उनके लिए समटाइम्स हर्डल्स क्रिएट कर रहा हो। एजुकेशनल सिस्टम में देखें जो फी स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर तो है ऑलरेडी, लेकिन जो फी का स्ट्रक्चर है वो हर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। इस तरह से कहीं ना कहीं हर्डल्स आ जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी में रहने वाला हर इंडिविजुअल ज़रूरी नहीं कि उन रिसोर्सेज तक, उसके जो फंक्शंस हैं उसके तक उसकी प्रॉपर एक्सेस हो। दैट्स वाई हमारी सोसाइटी के अंदर सोशल डिसफंक्शन हो जाता है। दूसरा हमारे पास है टालकट पार्सन। टालकट पार्सन ने भी इस तरह की ही बात की है कि सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम है उसका अपना सर्वाइवल ही इसी में है कि वो प्रॉपर परफॉर्म करे।
अगर वो सिस्टम प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेगा तो सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और सोसाइटी के अंदर जब स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वो स्ट्रक्चर भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर एजुकेशन का सिस्टम है, रिलीजन का हमारे पास सिस्टम है, अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा अपने सर्वाइवल के लिए भी, तो उसका सर्वाइवल इस सोसाइटी में भी पॉसिबल नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। और थर्ड में हमारे पास है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो लाइक ह्यूमन बॉडी है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारी जो बॉडी है, हम हैंडीकैप्ड बन जाते हैं। इस तरह हमारी सोसाइटी के जितने भी सोशल स्ट्रक्चर हैं, अगर वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी भी हैंडीकैप्ड सोसाइटी बन जाएगी। इसलिए ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट वो करते हैं। दूसरा जो हमारे पास पर्सपेक्टिव है वो है द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, द कन्फ्लिक्ट पैराडाइम। कन्फ्लिक्ट पैराडाइम की कार्ल मार्क्स ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है और बेसिकली कार्ल मार्क्स से ही इसको रिलेट किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है, और ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या करती है कि हमें ये कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाती है, और अगर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आप चले गए तो अल्टीमेटली जो इसके एंड रिजल्ट्स हैं वो एक रेवोल्यूशन है, वो एक चेंज है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में जेंडर की बेस पे, रेस की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे, क्लास की बेस पे डिवीजन कर दी जाती है। जब डिवीजन की जाती है तो रिसोर्सेज को भी उस डिवीजन के मुताबिक रोक दिया जाता है उस ग्रुप के लिए। जब आप उस ग्रुप के लिए उन रिसोर्सेज को रोक लेंगे तो फिर क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो ख़ास तौर पे जो लोअर क्लास होती है, जब उन तक रिसोर्सेज नहीं आते तो फिर वो चेंज चाहते हैं, और वो जो चेंज है बेसिकली वो रेवोल्यूशन की तरफ ही मूव करके जाते हैं। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का मेन थीम, कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर इनइक्वालिटी है, और वो जो इनइक्वालिटी है वो कॉन्फ्लिक्ट लेके आएगी सोसाइटी के अंदर। जब आप किसी को रिसोर्सेज नहीं देंगे, जब आप किसी को जो उसकी डिमांड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जब उसको वो नहीं देंगे तो क्या होगा। एक बंदा है उसकी इनकम ही 30,000 है, लेकिन उसके जो घर का एक्सपेंडिचर है वो 50,000 है, तो वो क्या करेगा। कॉन्फ्लिक्ट आएगा सोसाइटी के अंदर। जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो लोग चेंज की तरफ मूव करेंगे, और वो जो चेंज है डेफिनेटली वो एक रेवोल्यूशन ही है जो चेंज है हमारी सोसाइटी के अंदर। और जो हमारे पास थर्ड पर्सपेक्टिव है ये माइक्रो लेवल पे आके बात करेगा, एक इंडिविजुअल लेवल पे आके बात करता है कि हम अपनी सोसाइटी में डेली बेसिस पे जो इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारा बिहेवियर होता है, उसकी बेस पे हम अपनी सोसाइटी को जज करते हैं या मेजर करते हैं। अब ये जो जजमेंट है, ये जो हमारा सोशल बिहेवियर है, ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कहाँ से होता है, किस चीज़ से होता है। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, किस तरह से कर रहा हूँ। इट मीन्स कि हमारे पास एक लैंग्वेज है, हमारे पास सिंबल्स हैं। उन सिंबल्स और उन लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, हमारा बॉडी जेस्चर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसके ज़रिए भी कम्युनिकेट कर देते हैं। लाइक अगर हम क्लास में बैठे हैं, हम बाज़ दफ़ा आपस में जब फेलोज बैठे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम बाज़ दफ़ा एक दूसरे से मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन आंखों का इशारा करके, अपनी बॉडी को इस तरह से मूव करके, कुछ ना कुछ एक जेस्चर दे के हम अगले को अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। समटाइम्स हम मतलब इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि मिस्टर बीन, हम सब उसको जानते हैं कि वो किस तरह के एक्टर हैं। वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते लैंग्वेज के ज़रिए, लेकिन वो अपनी बॉडी जेस्चर के ज़रिए हमसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई उनका जो भी एक्शन होता है तो इन रिएक्शन हमें हंसी आ जाती है, हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो ये 3 पैराडाइम है। इन 3 पैराडाइम को की अगर आपको समझ लग जाए तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी सोशियोलॉजी की समझ लग जाएगी। द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पैराडाइम वो स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करता है। कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम वो इनइक्वालिटी की बात करता है। इनइक्वालिटी हमें कॉन्फ्लिक्ट और अल्टीमेटली हम रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर जाते हैं। और माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल्स हम आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो ये 3 पैराडाइम्स हैं। इन 3 पैराडाइम्स की अंडरस्टैंडिंग ही आपको ऑलमोस्ट सारी सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाती है। थैंक यू।